नमस्कार मित्रों, चलिए हम अपने लास्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ये हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि अब तक हमने जितने पार्ट कवर किए हैं वहाँ तक हमारा वो ये है, यानी 29 पार्ट है। और इसके बाद जो हमारा 30, 21, 22, 23 जो चार टर्म्स बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और यहीं पर हमारा ये चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म समाप्त हो जाएगा। क्लियर? और ये चैप्टर हमारे अकाउंटिंग के लिए बेस होता है। तो चलिए समझते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में दिवालिया कहते हैं। यानी जब भी कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन इस अवस्था में आ जाता है कि उसकी दायित्व यानी लायबिलिटी उसके एसेट से अधिक हो जाती है, यानी उसकी पेमेंट अधिक हो जाते हैं उसके रुपयों और संपत्ति से, तो वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है। A person or an enterprise which is not in a position to pay its debt is called insolvent। मतलब एक व्यक्ति या फिर एंटरप्राइज जब इस अवस्था में नहीं होता है कि वे अपने कर्जों को पे कर सके, तो उसे ही हम इंसॉल्वेंट कह देते हैं। क्लियर? इंसॉल्वेंट क्लियर हो गया। तो सॉल्वेंट का मतलब जस्ट ऑपोजिट, मतलब सॉल्वेंट का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लायबिलिटी को पे करने की अवस्था में होते हैं उनको सॉल्वेंट कह देते हैं। यानी अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब ऐसे व्यक्ति या एंटरप्राइज जो अपने लायबिलिटी को या डेट्स को पे करने की पोजीशन में हो, अवस्था में हो, तो उनको हम सॉल्वेंट कह देते हैं। क्लियर? सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट फर्म भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। क्लियर? अपने नेक्स्ट पार्ट को हम चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्टोर्स। स्टोर तो आप हमेशा ही सुनते होंगे कि ये स्टोर है, स्टोर रूम है, तो जस्ट वही चीज यहाँ पर भी है। तो the term store is used to denote materials held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale। मतलब स्टोर उन चीजों, उन जगहों को डिनोट करता है जहां पर मटेरियल्स रखा जाता है एंटरप्राइज के द्वारा फॉर कंजम्पशन, नहीं किसके नहीं, रीसेल के पर्पज से जिस चीजों को नहीं रखा जाता है, केवल कंजम्पशन के लिए रखा जाता है, उस जगह को हम स्टोर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है रेवेन्यू, और ये हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट टर्म है। रेवेन्यू मैंने पिछले टर्म में भी बताया था, लेकिन वहां पर मैंने बहुत ही कॉम्प्रेसिव फॉर्म में बताया था, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बताया था। यहाँ पे हम बहुत ही एक्सप्लेन वे में समझेंगे। देखिए रेवेन्यू इन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में रेवेन्यू का मीन्स मतलब होता है द इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर, यानी ऐसे इनकम जो हमें रेगुलर नेचर के होते हैं, यानी जो हमें डे टू डे मिलते हैं, उनको हम रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से। रेवेन्यू इज रिलेटेड विद द डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के डे टू डे, यानी जो डेली के जो अफेयर्स यानी कार्य होते हैं बिजनेस के, उससे रिलेट करता है हमारा रेवेन्यू। एंड शुड ऑल्सो बी रेगुलर इन नेचर, और ये नेचर में रेगुलर होता है, मतलब ये रेगुलर रिसीवेबल अमाउंट होता है। एज सच द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब होता है ओनर, ओनर का मतलब जो मालिक, तो जो प्रोपराइटर के द्वारा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर जो उधार होता है लोन, वो उससे हम रेवेन्यू नहीं करते हैं। बात सही है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो आपको डे टू डे जो अमाउंट रिसीव होता है उससे हम रेवेन्यू कह देते हैं। जैसे अगर कोई फर्म है, कोई बिजनेस है, वो 1000 कमा रहा है प्रतिदिन,
और उसके 100 रुपये खर्चे हो जा रहे हैं इस 1,000 को कमाने के पीछे, तो जो 1,000 उसका है वो अब रेवेन्यू है उसका, और इसी रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस को माइनस करते थे तो हमारा इनकम आ जाता है उस दिन का। क्लियर? तो रेवेन्यू समझ में आया कि रेवेन्यू का मतलब कि जो हमें डे टू डे जो अमाउंट रिसीव होता है उसे ही हम रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर मित्रों? यहीं से हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ तक समझिए। क्लियर? और कोई भी चीज़, जैसे मैंने कोई चीज़ लिखा है आपको ना समझ में आए तो भी बताएं, कोई पार्टिकुलर आपको टर्म्स में कंफ्यूजन हो जो मैं आपको ऐसे लगे कि मैंने उसकी लिखावट सही नहीं की है, तो भी आप बताएं, मैं उसको टाइप्ड फॉर्म में उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है? तब तक के लिए यहीं तक समझिए आप, यहाँ तक तो ये चैप्टर समाप्त होता है।